हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। ऑप्टिक्स में आज हम क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आपको पता है कि माध्यम दो तरह के, सघन और विरल माध्यम। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जो कि अपवर्तन की घटना कहलाती है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम क्रांतिक कोण के बारे में जानेंगे। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखें इस फिगर से, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं यह सघन माध्यम है, और यह जो है ऊपर का विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये पहली किरण देखें जो ओ से जा रही है, यह आई कोण पर, और आई का मान जो है क्रिटिकल एंगल जो क्रांतिक कोण है उस क्रांतिक कोण से कम है। तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तन के नियम का पालन करती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हट गई लेकिन विरल माध्यम में गई। अब इसी तरह से इस आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सघन माध्यम से जाने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के वह उसी सरफेस पर ही जाने लगती है, या कह सकते हैं हम कि वह आपतन कोण जिसके लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो जब 90 डिग्री हो गया तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी। इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक पर अगर आपतित होगी तो वह विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही लौट आएगी। तो सघन माध्यम से जा करके और उसी माध्यम में लौट आने की इस घटना को या परिघटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहां पर हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान जो है कुछ इंटरफेस के लिए, अंतः पृष्ठ सरफेस के लिए जो है ये निम्नवत है। जैसे ग्लास एयर, कांच और वायु के लिए यह 41.1 डिग्री होता है। ग्लास वाटर यानी कांच और जल के लिए 61 डिग्री होता है। वाटर एयर, जल और वायु के लिए 48.6 डिग्री होता है। डायमंड और एयर, हीरा और वायु के लिए 24.4 डिग्री। इसी तरह से डायमंड और वाटर के लिए 33.4 डिग्री होता है। यह क्रिटिकल एंगल का मान है कुछ अंतर पृष्ठों के लिए। अब क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, मतलब इसमें भी कोई संबंध होगा? तो जैसे यह माध्यम 1 है और यह माध्यम 2 है। 1 सघन माध्यम है, 2 विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है और यह क्रांतिक कोण पर जा रही है। तो जब क्रांतिक कोण पर जा रही है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। यह माध्यम का अपवर्तनांक हमने ले लिया n1 और इसका ले लिया n2। तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर होता है। अब 2n1, तो 2n1 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे के रेस्पेक्ट में ये 2n1 है ना। जैसे आपने क्या कहा, विरल माध्यम का, तो विरल माध्यम कौन सा है? 2 है। तो 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया साइन आई अपान साइन आर। आई की जगह पर हो गया सी, साइन सी, और आर की जगह पर हो गया साइन 90। तो साइन सी अपान 1 दैट इज साइन सी हो गया ये। अब सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1n2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपान 2n1, और 2n1 का मान है साइन सी। तो 1n2 हो गया 1 अपान साइन सी। 1n2 मीन्स हो गया कि
माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इसको हमने n ले लिया, तो n इक्वल्स टू हो गया 1/sin c। अब देखिए, एक तो ये हो गया इसका निकालने का तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है, अपवर्तन के नियम से हम ये कहते हैं कि n इंटू साइन आई ये जो है कांस्टेंट होता है। अर्थात प्रकाश की कोई भी किरण किसी माध्यम से किसी माध्यम में जा रही हो तो जिस माध्यम के लिए निकालते हैं उसका अपवर्तनांक गुणे साइन और जिस एंगल पर प्रकाश की किरण वहां पर आपतित हो रही है। तो अगर यह n1 है और यह n2 है और यह अगर I होता और यह R है तो क्या हो गया, n1 साइन I बराबर n2 साइन R। अब n1/n2 का मतलब हो गया कि n1 यानी इस सघन माध्यम का बटा विरल माध्यम का, तो n1/n2 हो गया यहाँ से साइन R/साइन I। R की वैल्यू 90 डिग्री और I की वैल्यू C, तो साइन 91/साइन C। और n1/n2 क्या है यहाँ पर, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो n इक्वल टू 1/साइन C। तो या आप ऐसे निकालें या इस तरीके से निकालें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश की किरण जब दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित न होकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी सघन माध्यम से किरण जा रही है विरल माध्यम की तरफ, तो वह विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम जिस माध्यम से जा रही है उस सघन माध्यम में ही लौट आती है। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह कंडीशन होगी कि क्या कंडीशन होगी या क्या आवश्यक शर्तें होंगी? पहली शर्त यह है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब क्रांतिक कोण का मान यानी जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो वह प्रकाश की किरण जिस सघन माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में लौट आती है। इसीलिए इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो है बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं और इन एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का नाम सुना होगा। तो मरीचिका क्या होती है? गर्मी के दिनों में जब रेत बालू की जो रेगिस्तान की जो रेत है, रेत जो है बहुत अधिक गर्म हो जाती है। अर्थात यह सूर्य की किरणों यानी सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके रेत बहुत गर्म हो जाती है। और जब रेत गर्म हो जाती है तो उसके पास की जो वायु होती है वह भी गर्म हो जाती है। तो जब गर्म वायु जो है, एयर जो है जब गर्म हो जाती है तो उसकी तुलना में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वह ठंडी वायु होती है। अर्थात गर्म वायु नीचे की तरफ जो सबसे रेत के पास है उसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस तरह से नीचे का जो बालू के संपर्क में होता है वह विरल माध्यम हो गया और ऊपर की तरफ इसकी अपेक्षाकृत सघन माध्यम हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि वहाँ पर कोई पेड़ है, उस पेड़ को आप देख रहे हैं। तो पेड़ को जब आप देख रहे हैं तो इस पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरणें किधर से किधर जाएंगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं तो हर परत पर सघन से विरल की तरफ जा रही है तो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं और अभिलंब से दूर हटती जाती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है सघन से विरल में जाते समय कि आपतन कोण का मान, ये यहाँ पर आपतन कोण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष स्थिति के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है। जब उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है तो जो ऑब्जर्वर या प्रेक्षक देख रहा है यह उसके नेत्र में पहुंचता है। अब इसको पीछे की तरफ
मिला दीजिए। तो जब पीछे की तरफ मिला देते हैं तो इसका जो आभासी प्रतिबिंब है वह ठीक उसी पेड़ के नीचे बनता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि यह जल में बन रहा हो। तो रेत में यह जो है जल होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और इसे ही हम रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। यह आप ऐसा भी देखे होंगे कि जैसे आप कभी हाईवे पर अगर आप जा रहे हों तो ऐसा फील होता है कि जैसे आगे सड़क पर पानी दिख रहा है। तो यह जो घटना है यह भी जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना के कारण हमें दिखाई देता है। हीरे का चमकना। हीरा बहुत ही कीमती होता है, बहुत चमकता है। कैसे चमकता है? तो आज आप ये जानें कि हीरा क्यों चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42। कांच का अपवर्तनांक 1.5 1.7 के होता है नियर, लेकिन हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है और क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री होती है। तो हीरे को जो है आप सुने होंगे कि हीरे को तराशा जाता है। तो तराशने का मतलब होता है कि उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर काटा जाता है। तो हीरे के फलकों को इस प्रकार तराशा जाता है या काटा जाता है कि जब किसी पृष्ठ से प्रकाश प्रवेश कर हीरे के किसी पृष्ठ से टकराता है, अंदर के किसी पृष्ठ से टकराता है, तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो इस क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण उस प्रकाश का हीरे के अंदर पूर्ण परावर्तन हो जाता है और वह अनेक फलकों से बार बार यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो भी प्रकाश उसमें प्रवेश कर गया है वह प्रकाश उससे बाहर नहीं निकलता है, बल्कि उन सतहों पर जो वायु और डायमंड का जो सरफेस है उस सरफेस से वह वापस लौटती रहती हैं। इस वजह से वह किनारे जो है चमकदार दिखाई देते हैं, अर्थात हीरा जो है चमकता है। तो हीरा क्यों चमकता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, जिसे ऊर्ध्व मरीचिका कहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि रेगिस्तान में मरीचिका होती है, इसी तरह से ठंडे प्रदेशों में भी होता है। क्या होता है? जैसे ये कोई झील है, समुद्र है, इसमें कोई जहाज है, तो ये ठंडी के कारण जो है ये नीचे की पोर्शन ये बर्फीली हो गई, बर्फ जम गया, तो यह पोर्शन बहुत अधिक ठंडा हो गया। लेकिन जैसे जैसे इससे ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं अपेक्षाकृत वायु जो है इस नीचे की तुलना में कुछ गर्म होती है। तो इसका मतलब है कि यह डेंस हो गई तो सघन माध्यम हो गया और ऊपर जो है अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। तो जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं किसी जहाज को, तो जहाज से आने वाले प्रकाश की किरणें नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ये सघन माध्यम है और ऊपर की तरफ विरल हो गया, तो सघन से विरल की तरफ चलने लगी। जब सघन से विरल की तरफ चलने लगती हैं तो हर अभिलंब पर वह अभिलंब से दूर हटती हैं, अर्थात हर अगले परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने लगता है तो वह प्रकाश की किरण जो कि जहाज से आ रही है यह उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है और जब उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है तो इसे पीछे की तरफ मिला देते हैं। जब पीछे की तरफ मिला देते हैं तो ये देखते हैं कि अर्थात जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, उसे यह जहाज आसमान में उल्टी चलती हुई दिखाई देती है। इसी वजह से इसे ऊर्ध्व मरीचिका कहते हैं। तो ये ठंडे प्रदेशों में जो मरीचिका होती है उसे ऊर्ध्व मरीचिका कहते हैं, अर्थात जहाज तो नीचे है लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह आसमान में ऊपर लटकी हुई दिखाई देती है, तो इसे हम ऊर्ध्व मरीचिका कहते हैं। ठीक इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल है, कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच अगर टूट गया
जैसे ये कांच की एक पट्टी है, तो यह टोटल सघन माध्यम हो गया वायु की तुलना में। यह यहां से टूट गया, जब टूट गया तो इस टूटे हुए भाग में एयर आ जाती है। जब एयर आ गई तो एयर जो है कांच की तुलना में विरल माध्यम है, और कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है 41.1 डिग्री होता है। तो जब कांच की दरार में प्रकाश ऊपर से पड़ता है तो यह आपतित प्रकाश जब वायु और कांच के इस सरफेस पर जब पड़ता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो यह प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं, वह वायु में न जाकर के उसी माध्यम में लौट जाती हैं। अब यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो भी ऑब्जर्वर इसे देख रहा है तो यह सतह जो इसकी है वह चमकदार दिखाई देती है, जो कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। इसी तरह से जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना। अगर ये कोई बीकर में आपने जल भर लिया, एक परखनली ले लिया खाली, इस खाली परखनली को सीधे रखिए और सीधे रखने के बाद धीरे 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 उसको घुमाते जाइए। तो जब आप उसको रख करके और धीरे धीरे तिरछा करते हुए ऊपर से देखते हैं, तो जब ऊपर से देखते हैं तो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यह प्रकाश की किरण इस बर्तन में जब प्रवेश करती है तो परखनली की सतह पर टकराती है। जब यह आपतित प्रकाश इस अभिलंब के साथ, अर्थात जो आपतन कोण का मान है यह जल और कांच के लिए 41.1 डिग्री से अधिक होता है तो वह किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। जब वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है। तो इस तरह से इस सतह से आने वाली किरणें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेक्षक की आंख में पहुंचती हैं। तो ज्यादा प्रकाश पहुंचेगा तो क्या होगा, चमकदार दिखाई देगा। यही कारण होता है कि जल में परखनली चमकीली दिखाई देती है एक विशेष स्थिति के लिए। सभी स्थितियों में नहीं ऐसा होता है, इसलिए जल में परखनली किसी पर्टिकुलर एंगल पर उसे रखने पर ही, पर्टिकुलर एंगल पर रखने से तात्पर्य यह है कि प्रकाश की किरण उस पर ऐसे पड़नी चाहिए कि उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, अर्थात 41.1 डिग्री से अधिक हो, तभी जो है ऐसा घटित होगा। इसी तरह से एक और रोचक उदाहरण है, जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। ये पानी भरा हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक वायु का बुलबुला है और यहां से प्रकाश की किरण इसमें आ रही है। तो प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करेगी तो जल है, ये वायु से आ रही है, तो विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुकेगी और फिर इसमें सीधे चलेगी। यहाँ पर वायु का बुलबुला है, जब इस वायु के बुलबुले की सतह पर पड़ती है तो इसके अंदर एयर है, तो यह ये सघन माध्यम ऊपर का हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। तो अब इस सतह के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो इसमें जब आपतन कोण का मान 48.6 डिग्री, जो कि क्रांतिक कोण का मान होता है जल और वायु के संपर्क के लिए, तो इस पर जब ग्रेटर देन 48.6 डिग्री पर यह आपतित होती है तो यह प्रकाश की आपतित किरण इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, न कि यह वायु के बुलबुले में जाती है, बल्कि यह इसी माध्यम में लौट आती है। और यही प्रक्रिया सभी सरफेस से हो रही है। तो इस वजह से यहाँ से जाने वाले प्रकाश की मात्रा प्रेक्षक की आंख में अधिक पहुंचती है और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह वायु का, जल के अंदर वायु का बुलबुला है, या अगर कांच है तो कांच के अंदर वायु का जो बुलबुला होगा वह चमकीला दिखाई देता है या चमकता है। इसी तरह से पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से मतलब कि जिसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पालन हो रहा है। तो एक प्रिज्म है, यह जो है 45 डिग्री और 90 डिग्री है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, माने समकोण प्रिज्म आप कह सकते हैं। इस प्रिज्म को लिया गया है। तो
इस प्रिज्म को जब पहली स्थिति में रखा गया है तो ए बी सी, ये आप देख रहे होंगे, यह 45 डिग्री है, भी 45 है और ये 90 डिग्री है। कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है पी क्यू, तो ये देखिए पी से जाने वाली किरण यह सतह लंबवत है तो सीधे जाएगी, लेकिन इस सतह पर टकराएगी। इस सतह पर टकराने के बाद फिर यह नीचे की तरफ आ रही है। तो जैसे यहाँ पर देखिए यह क्यू है, यह यहाँ पर टकराई। अब ये टोटल जो एंगल है, अगर आप इसको देखें तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो आपने अभिलंब गिराया है यह 45 डिग्री का होगा। ये 45, ये इस सतह पर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, तो जब ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया। लेकिन वायु और कांच के लिए, यानी कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.1 डिग्री होता है, तो 41.1 डिग्री से यह अधिक हो गया। तो यह प्रकाश की किरण बाहर न जाकर के इसी माध्यम में लौट आएगी। जब इसी माध्यम में लौट आएगी तो ये जो Q है Q डैश पर पहुंची, P जो है यह टोटल इंडक्टर रिफ्लेक्शन के कारण ऐसी सतह पर P डैश पर पहुंची। तो इस तरह से इसका जो इमेज है वह P डैश Q डैश बना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा गया था ऐसे और यह जो है बना ऐसे, तो कितना डिग्री घूम गया? 90 डिग्री। तो ये कहा गया है कि प्रकाश किरण का 90 डिग्री से विचलन। तो 90 डिग्री से अगर उसे रोटेट कराना है इमेज को, तो इस स्थिति में हम रखेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी स्थिति जो है प्रकाश किरण का 180 डिग्री से विचलन, तो सामने 90 डिग्री होगा और दोनों सतह जो है ये 45 डिग्री वाली जो है ये सामने होंगी और पीछे की तरफ है 90 डिग्री। अब यहाँ पर पी क्यू रखा गया है, तो पी से जाने वाली प्रकाश की किरण इस सतह पर जब गिरेंगी तो सीधे जाएंगी क्योंकि ये लंबवत जा रही हैं। जब इस सतह पर पड़ेंगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और यह यहाँ पर इस सतह पर पुनः पड़ेंगी तो इस सतह पर भी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि ये जब अभिलंब गिराते हैं तो ये भी 45 डिग्री हो जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण फिर आ गई पी डैश पर घूम करके। इसी तरह से क्यू जो है ये इस सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई, ये फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और ये बाहर आ गई। तो इस तरह से पी क्यू जो है वह पी डैश क्यू डैश यानी उल्टा हो गया। ये ऊपर की तरफ ऐसे रखा गया था, अब ये ऐसे उल्टा हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रकाश की जो किरण है वह 180 डिग्री से विचलित हो गई। ठीक इसी तरह से एक स्थिति इसकी और है, प्रतिबिंब का उत्क्रमण, मतलब उसका उल्टा बनना। तो इस स्थिति में ये देखिए 90 डिग्री ऊपर की तरफ रखा गया है, ए और सी को बेस बना लिया गया है। प्रकाश की किरण अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है पी क्यू ये रखा गया है, पी से जाने वाली किरण इस पर यहाँ पर पड़ेंगी, ये हम अभिलंब डालेंगे, अभिलंब। तो पी क्यू से जो जाने वाली प्रकाश की किरण अर्थात जो पी से जा रही है यह यहाँ पर अपवर्तित होगी, अपवर्तित होगी तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक करके आ गई। जब यह अभिलंब की तरफ झुक करके आ गई तो जब यहाँ पर यह प्रकाश की किरण पड़ती है तो यह 45 डिग्री पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और यह उसी माध्यम में फिर जाती है। जब उसी माध्यम में फिर यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर यह क्रांतिक कोण से कम मान पर पड़ती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है, जिसके फलस्वरूप अपवर्तन के नियम का पालन करती है और यह अभिलंब से दूर हटती हुई बाहर की तरफ चली जाती है। तो जो P था यह एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और P डैश पर पहुंची। ठीक इसी तरह से Q के लिए भी एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और ये Q डैश पर पहुंची। तो अब जो इमेज PQ जो इसका हेड ऊपर दिख रहा था, अब वह हेड नीचे हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यह प्रतिबिंब का उत्क्रमण हो गया, यानी पहले सीधा दिखाई दे रहा था, अब यह जो है उल्टा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके बहुत ही रोचक उदाहरण हैं।